हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ। तो ये जो वीडियो रहेगा ये सीटेट 2019 जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, और ये सेकेंड पेपर रहेगा। और ये जो है सोशल साइंस का पेपर रहेगा, ठीक है, सामाजिक अध्ययन का। तो इसके जो पूरे जो है 60 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इसको पार्ट वाइज करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चंस करूँगी, फिर नेक्स्ट थर्ड जो है नेक्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चंस करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है कि देखिए, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, ठीक है। एथेनियन तो लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है फ्रेंड? तो पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन में है कि सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। और थर्ड ऑप्शन है कि मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। और फोर्थ ऑप्शन है कि कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो प्लीज़ इसका राइट ऑप्शन बताइएगा कमेंट करके कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये आप लोग एक जैसे मॉक टेस्ट के रूप में मानिए, और एक रफ और एक पेन लेके बैठिए, जिससे आप लोग टिक लगाते रहिए कि आप लोगों का 30 क्वेश्चन में से कितने राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। और जो रॉन्ग हो रहा है प्लीज़ उस टॉपिक को अच्छे से गहन अध्ययन करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूर ही आपका जो सीटेट है जो ज़रूर क्वालिफाइड होगा इस बार, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, एथेनियन जो लोकतंत्र के निम्नलिखित विशेषता एक नहीं है। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसमें जो है वो 30 वर्ष से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त जो थी जो दास नहीं थे, ये बात नहीं है, ठीक है। और ये तीनों ही चीज़ सही है। और जिसमें ये नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ जो शासकों के लिए थी, ठीक है। समुद्रगुप्त की कौन सी ऐसी नीति पूछा है फ्रेंड जो दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। और सेकेंड ऑप्शन है कि उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह जो है उससे किया। और थर्ड ऑप्शन है कि वे उपहार लाते थे, उसके उपदेशों का पालन करते थे और जो है उसके दरबार में उपस्थित होते थे। और फोर्थ ऑप्शन है कि उन्होंने हार स्वीकार की व उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। जो लोग भी वीडियो मतलब उनके लिए उपयोगी हो, जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइएगा कि क्या है। देखिए नीति पूछा है जो दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इन्होंने हर जैसे जो पराजय को ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई थी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आप लोगों को मिलान करना है कि कला रूप और नामावली, ठीक है। इसका मिलान करना कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए। देखिए जैसे कि हम बताते हैं कि ये जो कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, तो इसका जो हो जाएगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा इसका आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो जो चित्रकला है इससे ये रिलेटेड है, ठीक है। तो ए का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें ए का फोर्थ ऑप्शन कहाँ है? देखिए ये है।
तो फिर भी हम लोग आगे देख लेते हैं क्योंकि एक ऑप्शन में तो और कोई है नहीं। लेकिन बी में देखिए क्या है कि चित्रकारी, जो चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, तो इसमें कौन सा होगा? ये हो जाएगा ये ऑप्शन, ये फर्स्ट सेकेंड का ये हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए यही ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, देखिए सी का सेकेंड हो जाएगा और जो डी का ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंटियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ है? ठीक है, जो 18वीं शताब्दी के दौर में आप लोगों को पूछा है कि जो बंगाल और मद्रास और मुंबई जो है विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ है, तो ऑप्शन में है कि सूरत, मद्रास और कलकत्ता। सेकेंड ऑप्शन में है कि कानपुर, मदुरै और दिल्ली। और थर्ड ऑप्शन में है कि पुणे, मद्रास और कलकत्ता। और फोर्थ ऑप्शन में है कि सूरत, मदुरै और दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए 18वीं शताब्दी में मुंबई और मद्रास और बंगाल का जो प्रेसिडेंटियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन मतलब केंद्रों से हुआ था, तो ये हो गया सूरत, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इन्हीं दोनों को तीनों को केंद्र माना गया था उस टाइम के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, बौद्ध के बारे में ए और बी में कथन में दिया गया है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग है। तो चलिए पढ़ते हैं। ए में क्या दिया गया है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थितियों कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि महायान जो है बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ है। तो इसमें कौन सा रॉन्ग है, कौन सा राइट है फ्रेंड? तो देखिए इसमें दोनों ही गलत बात है, ऐसा कुछ भी बात नहीं कहा गया था। ठीक है, ए और दोनों ही राइट है, सॉरी दोनों ही रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? देखिए इसमें भी दिया गया है कि विचार करना है क्या महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट में क्या है कि महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंट के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। और बी में क्या कहा गया है कि महालवाड़ी जो है गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए दिया गया है इसमें कि फर्स्ट ऑप्शन में कि केवल ए दो राजस्व व्यवस्थाएं के बीच अंतर को ही सही स्पष्ट करता है। और बी में दिया गया है कि केवल बी को राजस्व व्यवस्थाओं के जो बीच अंतर स्पष्ट को सही करता है। और थर्ड में दिया गया है कि ए और बी दोनों ही राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। और फोर्थ में दिया गया है कि ना तो ए और ना ही बी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो है वो ए और बी दोनों ही जो है वो राजस्व को अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। ठीक है, सूफी संत के मकबरे के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड। तो सूफी संत के मकबरों को क्या कहा जाता है? फर्स्ट में है, सॉरी यहाँ पे है, सूफी संत के मकबरों को जाना जाता है खानकाह, और सेकेंड में है ईदगाह, और थर्ड में है गुलफरोसा, और फोर्थ में है दरगाह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए सूफी संत जो है, सूफी संत को इनको हम दरगाह मतलब इनके मकबरे को दरगाह कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विशिष्टता दैत्य का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। तो फर्स्ट में है रामानुजन द्वारा, और सेकंड में है बासवन्ना द्वारा, और थर्ड में है एकनाथ द्वारा, और फोर्थ में है सखुबाई द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए, विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड, ये रामानुजन द्वारा, ठीक है, रामानुज द्वारा। तो ये ऑप्शन फर्स्ट जो है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में देखिए 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। 1772 में क्या हुआ था, स्थापित की गई दीवानी के, उसके बारे में आप लोगों को कथन में पढ़ना है और सही और गलत का पता लगाना है, ठीक है। तो ए में क्या है कि यह एक फौजदारी अदालत थी, और बी में क्या है कि यह यूरोपियन जो है जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए, उन जो भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में, तो ये बात सही है कि एक यह फौजदारी अदालत थी, और ये भी बात सही है कि यह यूरोपियन जिलाधीशों के अध्यक्षता में चलता था, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। तो थर्ड इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि गैरीसन नगर से अभिप्राय है, ठीक है। गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है फ्रेंड, तो ऑप्शन फर्स्ट है कि नगर में लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। सेकेंड ऑप्शन में कि किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, और थर्ड ऑप्शन है कि यह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, और फोर्थ ऑप्शन है कि यह महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, गैरीसन नगर से अभिप्राय ये है कि जो किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिकथन ए, जब लंदन में अपवाह जो है 2 बजे है तो भारत में 7:30 अपवाह का समय होता है, ठीक है। और सेकेंड में है क्या है कि भारत ग्रीनविच के पूर्वी में 82 पूर्वी स्थिति में स्थित है, ठीक है। 82 डिग्री में मतलब पूर्वी में स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, ये बात तो सही है कि जो है ये ए और दोनों ही बात सही हैं, ठीक है। और सही इसकी व्याख्या भी सही करता है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो ए और जो है बी और सी कुछ कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, ठीक है। और बी में क्या है कि पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों के में बांटा गया है। और सी में क्या है कि प्रत्येक समय क्षेत्र 15 जो है डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो इसमें क्या सही बात है, क्या गलत बात है। तो देखिए, इसमें जो है कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, ये बात भी सही है, ठीक है, ऐसा होता है। और छोटे छोटे ये क्या, पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये भी बात सही है। तो और ये जो है 15 देशांतर तक के क्षेत्र घेरती है। तो ए और बी और सी दोनों ही बात सही है, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि आप लोग अगर जो लोग भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे हर मतलब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आप लोगों को एक पता आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे आता है, ठीक है। तो सारे ही लोगों को अगर जिस चीज़ का वो तैयारी कर रहे हैं और उसके प्रीवियस ईयर को ज़रूर उनको देखना चाहिए, मेरा तो यही उनको एडवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम चयन करना है। ठीक है, आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि आप लोग जो वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़े होंगे। तो देखिए इसमें क्या कौन सा राइट हो जाएगा। पहले सबसे नीचे क्या होता है, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल या बहिर्मंडल या फिर क्षोभमंडल। और सेकेंड ऑप्शन में है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। और थर्ड ऑप्शन में कि बहिर्मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल और क्षोभ मंडल और वायुमंडल। और फोर्थ में है कि मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्यमंडल, समताप मंडल और वायुमंडल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए पृथ्वी की सतह पे ऐसे पहले नीचे जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है। तो देखिए इसमें क्षोभ मंडल सब किसी में नहीं है, फर्स्ट में ही ये सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके बाद समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर बाह्यमंडल होता है वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल होता है। ठीक है, और देखिए समताप मंडल में ही हम जो ओजोन गैस पाते हैं वो समताप मंडल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किन कारण से होती हैं। ठीक है, तो जो ऋतु हैं वो किन कारण से होती है निम्नलिखित में से। तो फर्स्ट में है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से जो है 66 डिग्री का कोण बनाता है। और सेकेंड में क्या है कि मकर रेखा पर जो सूर्य की सीधी किरणें जो 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है। ठीक है, और थर्ड में क्या है कि पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। और फोर्थ ऑप्शन क्या है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को इर्द गिर्द घूमने के कारण आप लोगों को पूछा है, सॉरी इसमें ऋतुओं के निम्नलिखित जो है कारण होते हैं उससे पूछा है। तो जो है ये समझ लीजिए ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन करने के कारण ही आभा मंडल बनता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड ये एक ही दिशा में इसके अक्ष का झुका हुआ। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है। तो कौन सा है फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सीजन, और सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन, और फोर्थ ऑप्शन है हीलियम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। प्रतिशत के अनुसार जो है वायुमंडल में कौन से प्रमुख संगठक है। तो ये सब लोग जानते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आप लोगों को ए बी सी और कथन दिया गया है, आप लोगों को बताना है कि तीनों में से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग हो, या फिर कौन ज़्यादा में क्या है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या है ए में कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। तो देखिए ये बात तो सही है कि लेके जाती हैं। ठीक है, ऐसा होता है। और बी में क्या है कि लेब्राडोर एक गर्म धारा है। तो देखिए लेब्राडोर गर्म धारा नहीं है। ठीक है, ये एक ठंडी धारा है। और सी में क्या है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र पाया जाता है। तो ये बात सही है कि जो दोनों धाराएं मिलती हैं वहाँ पे ये चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ए और सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए इसमें बी नहीं होगा। ठीक है, तो ए और सी सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। तो हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है फ्रेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि समुद्री गुफा, और सेकेंड ऑप्शन है कि हिमोड, और थर्ड ऑप्शन है लोयस, और फोर्थ ऑप्शन है तटबंध। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। हिमनद के जो है निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड। तो देखिए इसको हिमनद के निक्षेपण को हिमोड कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कथन ए और बी जो है निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ठीक है, किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट में है कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों जैसे 50 डिग्री से लेकर 70 में पाई जाती हैं। और बी में क्या है कि इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो ऑप्शन दिया गया है। तो ऐसे में से क्या आप लोगों को बताना है कि ये शीतोष्ण घास स्थल है, या फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन है, या फिर शंकुधारी वन है, या फिर भूमध्य सागरीय वनस्पति है। तो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसे टैंगा वन के नाम से जाना जाता है, तो इसे हम शंकुधारी वन भी कहते हैं। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और ये जो है अक्षांशों जो है 50 से 70 में पाई जाती है, गोलार्ध उच्च में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उच्च में है। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि नहीं है पूछा है फ्रेंड प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों का एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि वो नहीं है सही है गलत ये चीज़ें नहीं देख पाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और तुरंत टिक लगा देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम हॉल में इसको बहुत केयर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका देखिए पहले हम लोग इसमें आप लोगों को गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कि मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक जो चाप झील चिन्हित हैं। और सेकेंड ऑप्शन क्या है कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। तो देखिए अति अधिक ऐसा नहीं है मैदानी क्षेत्र में, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं सेकेंड में क्या है। थर्ड ऑप्शन में कि डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। और फोर्थ ऑप्शन में कि भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र और बेसिन की विशेषता नहीं है इसमें ये बात नहीं है, और ये तीनों ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अति अधिक होती है, ये बात सही है कि पहाड़ी इलाकों में नहीं होता है, मैदानी क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। ठीक है, तो बताना आप लोगों को जो है मृत सागर में तैर सकते हैं क्यों। फर्स्ट ऑप्शन में कि पौने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। और सेकेंड ऑप्शन में कि इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। और थर्ड ऑप्शन में है कि यह सागर निम्न ज्वार भाटाओं की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। और फोर्थ ऑप्शन में है कि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है यहाँ पे, अपने आप मतलब कोई भी तैर सकता है तैराक। ठीक है, तो इसमें कोई डूबता नहीं मृत सागर में। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए और बी में आप लोगों को बताना है कि इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग ए और बी को पढ़ेंगे, एक मिनट। तो ए में दिया गया है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। ठीक है, सेकंड में क्या है बी में कि भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसमें देखिए कि क्या गलत है क्या सही आप लोगों को बताना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो देखिए हम लोग विचार करते हैं ए में क्या दिया गया है कि भूमि उपयोग से आशय है भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोगी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, भूमि के लिए हम भूमि को हम और चीज़ों के लिए आवश्यकता होती है और हम लोग करते भी हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बी में क्या है कि भूमि का उपयोग मुख्यतः अपने स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जो है बी इसका राइट हो जाएगा। तो इसमें ए गलत और बी सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है कि पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, और सेकेंड ऑप्शन है कि मृदा में नमी बनाए रखने में, और थर्ड ऑप्शन है कि मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, और फोर्थ ऑप्शन है कि अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ बताइएगा आप लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं किसके लिए? तो देखिए पवन की जो है वो गति को रोकथाम और मृदा आवरण के संरक्षण में। ठीक है, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है उच्चावच, सेकेंड ऑप्शन है समय, थर्ड ऑप्शन है वनस्पति जात और प्राणी जात, और फोर्थ ऑप्शन है जलवायु। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ बताइएगा आप लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग पहले बताइए, जो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समय। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, समय निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विवरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, और सेकेंड ऑप्शन है कि मानवीकरणीय संसाधन और अमानवीकरणीय संसाधन, थर्ड ऑप्शन है जैव संसाधन और अजैव संसाधन, फोर्थ ऑप्शन है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके आधार पर फ्रेंड? तो वितरण के आधार पर सर्वव्यापी संसाधन और स्थानिक संसाधन को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सही, कौन सा सही है आप लोगों को बताना है विविध समाज के संदर्भ में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं, और सेकेंड ऑप्शन है कि जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, या फिर थर्ड ऑप्शन है कि जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति के में समानताएं होती हैं, और फोर्थ ऑप्शन है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विविध समाज में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है फिर? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जिसमें भाषा, संस्कृति, ठीक है, और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, और सेकेंड ऑप्शन है कि महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, और सेकेंड और थर्ड ऑप्शन है कि महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, और फोर्थ ऑप्शन है कि महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो इसमें जेंडर जो है रूढ़िबद्ध धारणा की चुनौती कौन देता है फ्रेंड? तो देखिए जेंडर से क्वेश्चन सीटेट में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ जेंडर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जेंडर वाले टॉपिक को। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो महिलाएं जो हैं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? ठीक है, तो मुख्य मांग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कि महिलाओं के लिए मताधिकार, सेकेंड ऑप्शन है कि महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, और थर्ड ऑप्शन है कि धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, और फोर्थ ऑप्शन है कि श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो महिलाओं के लिए मताधिकार। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है फ्रेंड। तो देखिए इसका जो होगा फर्स्ट में है क्या है कि इसकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। और सेकंड है ऑप्शन है कि इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। और थर्ड ऑप्शन है कि इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। और फोर्थ ऑप्शन में कि इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका जो है संकलन किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जातक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड। तो आप लोग पढ़े होंगे जो जातक है जो इनके द्वारा है जो वो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया था, इनका संकलन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों को कौन सा सही है। सही बताना है वालों, आईने अकबरी क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। और सेकेंड में है कि इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। थर्ड ऑप्शन में है कि यह मिर्ज़ा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। और फोर्थ ऑप्शन है कि यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में जो है संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो आईने अकबरी क्या है फ्रेंड, आईने अकबरी क्या है ये आप लोगों को पता होगा। ये जो है ये अकबर के प्रशासन के जो है विविध, ठीक है, विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी और विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया गया था। तो कौन किया था गुरुमुखी में संकलित। तो गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अंगद या फिर गुरु अर्जुन या फिर गुरु तेज बहादुर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए जो गुरुमुखी में संकलित किए थे गुरु नानक की रचना को वो गुरु अंगद थे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, इस 30 क्वेश्चन इसमें करेंगे, तो सेकेंड पार्ट में हम तो 30 क्वेश्चन करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, स्टडी करते रहिए। जय हिंद फ्रेंड।